तो नेक्स्ट लिखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system, the total linear momentum of an isolated system, the total linear momentum of an isolated system, of an isolated system will remain constant, will remain constant, will remain constant. The total linear momentum of an isolated system will remain constant. नेक्स्ट लाइन में लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, द सिस्टम ऑन विच net external force is zero, the system on which net external force is zero. बोलो net external force on system is zero. देखो भाई प्रूफ देखो इसका, ये बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था। यार एक बात बताओ, अगर बाहर से फोर्स जीरो हो जाए, बोलो बाहर से फोर्स क्या हो जाए, तो dp बाई डी टी जीरो। और dp बाई डी टी जीरो का मतलब कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या। अरे यार इतना टाइम तो कोई ना है। dp बाई डी टी जीरो, dp बाई डी टी, तो dp बाई डी टी जीरो का मतलब p क्या, p कांस्टेंट। p कांस्टेंट भाई, dp बाई डी टी जीरो का मतलब है p कांस्टेंट, dp बाई डी टी जीरो का मतलब है p कांस्टेंट। तो फाइनली प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी आसान सी बात है कि अगर बाहर से नेट फोर्स जीरो, बोलो बाहर से नेट फोर्स जीरो, तो एक सिस्टम के अंदर चुन्नू हो या मुन्नू, बोलो चुन्नू हो या सिस्टम के अंदर तीन हो, चुन्नू मुन्नू चुन्नी, चुन्नू मुन्नू, या सिस्टम के अंदर चार हो, चुन्नू मुन्नू चुन्नी मुन्नी। तो ये जितने भी अगर एक सिस्टम के अंदर है और सिस्टम पर बाहर से नेट फोर्स जीरो, सिस्टम पर बाहर से नेट फोर्स, तो उन सभी का मोमेंटम टोटल, टोटल ध्यान रखना एक का नहीं, एक का है टोटल, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये तो दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से। तू बता, मैंने ये बात याद करवाई है, प्रूफ करवाया। अच्छा लड़का है तू, समझता है, समझदार है। ठीक है, कल 10 बच्चे और लेके आ मेरे ट्यूशन पर। सुबह वाले बैच से 4 लड़कियां तेरी वजह से गई है। ठीक है, अब वो नुकसान की भरपाई पूरी कर। ठीक है, कितना स्मार्ट हैंडसम लड़का है तू। लड़कियां बोली कि यहाँ के हमारी कंसंट्रेशन बनती नहीं है। ठीक है, तेरी शक्ल देख के चली गई वो यार। देखो चलो भाई, बस 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 भाई बस। क्या था, इधर देखो, ये बुरा नहीं मानता, वैसे भी मानता तो नहीं, मान के तो मेरा क्या कर लेगा। लव यू यार, लव यू, लव यू टू तो बोल दे। अरे यार लव यू, बहुत बढ़िया है, बच्चे हो तो ऐसे, वेरी गुड। देखो अब बाहर से नेट फोर्स जीरो, बोलो नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स। अगर बाहर से नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स, वहां पर ना अग्रसेन चौक पर, वहां पर खड़े होकर बीच में चौराहे पे रुक के मार देना, पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, तेरी कांस्टेंट यार, जीरो नहीं। अरे बोलो यार, पुलिस वाले भैया ने, मतलब पुलिस वाले अंकल ने अगर रोक लिया आपको, तो एक ही बात बोलनी है, एक्सक्यूज मी सर, सर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। आला नहीं आला, 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। बाहर से नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स। इंकलाम जिंदाबाद, इंकलाम, भारत माता की, भारतवर्ष की। बाहर से नेट फोर्स, मोमेंटम क्या रहेगा, एक का, दो का, या सिस्टम में जितने हैं सबका।
अगर मुन्नी भी है वहां गेंडा भी है, फूल भी है, चुन्नू भी है, जो भी है, सबका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वे नेट फोर्स इज 0। और प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ, क्या मेरी बात समझ आई? तो तुझे ऐसा लग रहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल खत्म होगा, ऐसा लग रहा था, बस हो गया खत्म। यही है। अरे समझ आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सुनो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी है, इसके पास स्पीड है u1 और इसके पास स्पीड है u2, और दोस्तों इनके बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद इसके पास स्पीड होगी v1, इसके पास स्पीड होगी v2। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना भाई। देखो, इसके पास स्पीड है u1, इसके पास स्पीड है u2, ठीक है भाई। अब इनके बीच में हुआ कोलिजन, कोलिजन के बाद इसके पास स्पीड v1 होगी दोस्तों, इसके पास स्पीड v2 होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताइए यार, जब इनके बीच में कोलिजन हुई, क्या बाहर से कोई फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। फिर एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, सुनो, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है, जब इनके बीच में कोलिजन हुई तो ये u1 से v1 क्यों हुआ? इसके पास स्पीड कितनी थी? इसके पास मोमेंटम क्या था? m1 m1, अब कितना हो गया? m1 v1 m1, पहले क्या था? m1, बाहर से नेट फोर्स कितना है? तो जो ये मोमेंटम चेंज हो रहा है फर्स्ट बॉडी का, ये किस कारण हो रहा है? इंटरनल फोर्स, धक्का। अरे नहीं आया, नहीं आया। व्हाट आई एम समझाइंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? फिर से बोलो, इसके पास मोमेंटम कितना था? m1, अब कितना होगा? m1, मोमेंटम चेंज हुआ नहीं हुआ? तो इसका मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इसने इस पे क्या मारा? धक्का। इसने इस पे मारा, इसलिए इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ और इसका भी मोमेंटम क्या हुआ? पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितना है? अगर इन दोनों को मिला के देखें, अरे बोले, दोनों को मिला के देखें तो बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। नहीं, हाँ, अलग अलग करके देखोगे तो उस पे भी दिखाई देगा, इस पे भी दिखाई देगा। अलग अलग करके देखोगे तो दोनों पे दिखाई देंगे। ये देखो, अलग अलग करके देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, देखो। पर जब इकट्ठे देखोगे तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं है ना, तो ये कहा गया कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब सिस्टम का, नॉट इंडिविजुअल। दोस्तों हेलो, मेरी बात को समझो, नॉट इंडिविजुअल, सिस्टम का। मतलब सिस्टम का पहले मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद में हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और बाद वाला और पहले वाला प्याले बच्चों सेम होगा। ओए ओए, एक मिनट, कोलिजन से पहले दोनों का टोटल बताओ। m1 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2, टक्कर मारने के बाद कितना? m1 v1 प्लस m2, और जब टक्कर लगी तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, तो जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा? फाइनल। एक कंडीशन पर, अगर बाहर से नेट फोर्स क्या हो? 0। प्रूव करा हमने, देख लो। आप कह नहीं सकते, आप मुझको ऐसे मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते आप। मैंने प्रूव किया, देखो। अगर बाहर से फोर्स 0, तो सिस्टम का या इंडिविजुअल बॉडी का? अभी सिस्टम में कितनी बॉडी है? अगर 3 होते तो तीनों का इनिशियल लिखते और तीनों का क्या लिखते? फाइनल, और बराबर करते। 4 होते तो 4 के लिए, 5 होते तो 5 के लिए। आला नहीं आला? क्या ऐसा तुमने कुछ 9th में पढ़ा है? ये कब ट्रू है? जब बाहर से फोर्स 0। जब दो बॉडी की कोलिजन होती है तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगता भाई। अगर इन दोनों, देखो, सिस्टम का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन के अंदर है, जैसे यहां ऑब्जर्वेशन के अंदर दो बॉडी है,
तो अब मैं इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपको कुछ एप्लीकेशन करवाता हूं। लिखो, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ एप्लीकेशन करवाता हूं भाई मैं तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन है। रिकॉइल ऑफ गन स्कूलों में इस पे पक्का डेफिनेटली 1,00,000% आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन 1,00,000% प्यारे बच्चों इस पर सवाल आना ही आना है। तो एक गन बना दो। ट्रिगर और इसके अंदर एक बुलेट। और ये गन, रिकॉइल ऑफ गन। ऐसे गन बनाओ और गन के अंदर एक बुलेट डाल दो। रिकॉइल का मतलब क्या है? रिकॉइल का मतलब ऊपर जाना है, नीचे जाना है, पीछे जाना। अभी आपको पता लगेगा कि गन चलाते वक्त आपको किन सावधानियों, मतलब क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किन सावधानियों से आपको काम लेना है। देखिए, रोड़ा तो कभी भी हो सकता है हमारा किसी भी फ्रेंड के साथ। तो जब भी आपको गन चलानी हो अपने फ्रेंड पर, मैं वो वाली गन की बात कर रहा हूं हाँ हाँ, वो जो हम होली पर चलाते हैं होली पर ऐसे जैसे जैसे मैं इनके घर से बाहर से जा रहा था होली पे, ये आया बाहर ऐसे पिचकारी लेके फिर अंदर चला गया यार अर्पित भाई, ओ यार अर्पित फील तो नहीं कर गया? अरे यार चलो देखो, नहीं वैसे पता क्या है, देखो ऐसा होता था होली पे, हम जब छोटे होते थे हम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे डब्बे में पानी लेके आ रहे हैं और वो कोई भैया बड़े से वो बाइक पे ऐसे जा रहे हैं। अब तो लोग चालाक हो गए, अंडे उंडे मारते हैं, बहुत सियाने हो गए लोग। अब तो ऐसे हवाबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, अंडे मारते हैं, एक आध पत्थर भी मारते हाँ जा मार 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 पत्थर पत्थर ही लग रहा है, पता लग रहा है तुम्हें। वैसे भी अच्छी अच्छी, देखो कितनी अच्छे अच्छे संस्कार दे रहे हो, तुम भी ऐसे करो। पर ऐसा देखो, अंडा मारना वैसे गलत ही है यार, देखो चोट लग जाए कहीं भी, तो इसलिए मैं तो कहता हूं होली खेल लो ही मत, खेल ही नहीं चाहिए। चलो, और ये गन क्या, कहां से गन यार, अभी ये थोड़ा हमें आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा। देखो अब इसमें दो चीज है, गन और बुलेट। बोलो गन और बोलो गन और देखो, गन यहां पर है टीचर, गन का है यहां पर, और बुलेट यहां पर है स्टूडेंट। क्या? अगर किसी पेड़ को हमें चीरना हो तो बुलेट वहां पर उस पेड़ को चीर सकती है अगर गन की हेल्प ले लें। बोल यार। पर क्या बुलेट पेड़ को चीर सकती है बिना गन की हेल्प के? तो बुलेट को फेंक के देख ले पेड़ की तरफ, पेड़ का कुछ भी नहीं उखड़ेगा। और अगर तू बुलेट की हेल्प से फायर करेगा तो मेरा कहने का मतलब है टीचर की हेल्प से तुम जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हो। बोल यार। बिना गुरु जीवन नहीं है, ऐसे ही बोल दो बिना गुरु जीवन सफल गुरु की हेल्प से। जैसे अगर किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं तो टॉर्च वहां पर हमें रास्ता दिखाती है, तो वैसे ही गुरु हमें हमेशा रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो बुलेट पेड़ को चीर सकती है अगर गन की हेल्प ले ले। तो इसमें लेट करो, लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट और कैपिटल M इज द मास ऑफ गन। स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट और कैपिटल M इज द मास ऑफ गन। प्यारे बच्चों, कैपिटल M इज द मास ऑफ गन, मास ऑफ गन।
कैपिटल M इज द मास ऑफ गन एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट। ईमानदारी से बोलो, समझ आ रहा है? स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ गन। देखो यार एक बात बताओ, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखो, ये बताओ बिफोर फायरिंग अगर मैं फायर करने से पहले की बात करूं तो प्यारे बच्चों मुझे पता होगा गन और बुलेट दोनों किस में है, रेस्ट में या मोशन में? बिफोर फायरिंग दोनों के दोनों रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम प्यारे बच्चों कितना होगा? 0। दोनों रेस्ट में है। भाई ऐसे लिखोगे ना, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन 0। बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब आफ्टर फायरिंग, हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या फायरिंग करने के बाद क्या बुलेट के पास स्पीड होगी? तो मैं मान लेता हूं बुलेट के पास स्पीड है VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या गन के पास स्पीड होगी? होगी भाई, पता नहीं हमें होगी नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बुलेट के पास तो सारी दुनिया जानती है होगी, तो बुलेट के पास स्पीड होगी, तो m इंटू में स्पीड ऑफ बुलेट। अब गन के पास होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, पर हमने क्या करा, गन के मास को गन की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। अब एक बात बताइए यार दोस्तों, सोच समझ के बोलिए कि जब आप लोग फायर करोगे तो फायर करने के लिए आप क्या अपने अंकल को बुलाओगे, अंकल जी प्लीज एक बार आइए, वो बुलेट गन से बाहर नहीं निकल रही, आप कोई फोर्स लगाइए और बुलेट को गन से बाहर निकालिए, या अंदर ही कुछ हलचल हो रही है? अंदर ही कुछ है। असली में इस बुलेट के अंदर, सॉरी इस गन के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग के अंदर ये बुलेट फंसी हुई होती है। जैसे ही आप यहां से ट्रिगर दबाओगे ना, तो वो स्प्रिंग अपनी एनर्जी बुलेट को दे देता है। तो आपको किसी अंकल जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, बाहर से भाई इस बुलेट को बाहर निकालने के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मैं कहूंगा एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। वो तो अंदर ही, गन के अंदर ही वो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और वो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी बुलेट को दे देता है, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पर बाहर से अंकल जी कोई फोर्स नहीं लगाएंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? 0। और अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल। तो इनिशियल 0, m इंटू स्पीड ऑफ बुलेट, m इंटू स्पीड ऑफ गन, और बताओगे मास इंटू स्पीड ऑफ गन, m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और स्पीड ऑफ गन ये स्मॉल v रखना भाई। भाई इसको इधर लिया, ये माइनस हो गया, ये आ गया। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। बुलेट एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से बाहर आ रही है या इंटरनली? इंटरनली। इसलिए मैंने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दिया। फाइनली प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताइए क्या वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव आई है पॉजिटिव? तो कोई बच्चा बताएगा अगर बुलेट राइट जाएगी, बुलेट कहां जाएगी? तो गन कहां जाएगी? और लेफ्ट जाने का मतलब ही क्या हो रही है? वो रिकॉइल। क्या हो रही है? अब तुम बताओ यार, एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, तुम सोच समझ के बताओ ये है क्या? मास ऑफ, और ये क्या? मास ऑफ बुलेट, और ये मास ऑफ। सोचो गन जितनी भारी होगी, गन जितनी तो रिकॉइल स्पीड गन की उतनी क्या होगी? कम। भाई ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होगा। तो तुम बताओ बंदूक को भारी बनाना पसंद करोगे या हल्की? देखो ये बंदूक है, बोलो क्या ये?
ये बंदूक है। कैसी बातें करते हो? देखो मान लो बंदूक है, अगर ये बहुत हल्की है, अगर ये हल्की होगी तो ये ज्यादा होगा। तो जैसे ही फायर करोगे क्या करोगे? थोपड़ा टूट गया, पीछे की तरफ आएगी ना। अरे बोलो। पर अगर गन बहुत भारी होगी तो पीछे की तरफ स्पीड क्या होगी? बहुत, बस ऐसे आएगी। झटका तो लगेगा पीछे, पर कम स्पीड से पीछे आएगी। और प्लास्टिक की बंदूक बनाओ, प्लास्टिक की बंदूक बनाओ, बिल्कुल वो बंदूक आपके हाथ से छुड़ के आपके मुंह को ऐसे चीरती हुई मार रहे थे, दूसरे को मर गए खुद। अरे नहीं आया? फिर से बताओ, बंदूक जितनी भारी, बंदूक जितनी पीछे की तरफ गन उतनी कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम स्पीड से पीछे आएगी। तो लिख लो हिंदी में, बंदूक जितनी भारी होगी, गन जितनी भारी होगी, उसकी रिकॉइल स्पीड उतनी ही कम होगी। उसकी रिकॉइल स्पीड उतनी ही कम होगी। भाई इसमें ना चाइनीज आर्मी की तो बात नहीं करूंगा, उनको गन चलानी अभी आती नहीं है, बच्चे हैं, सेम पाकिस्तान के साथ। पर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी क्या करती है? जो AK-47, बोलो AK-47, जिसका क्रेज है AK-47, कितनी प्यारी बंदूक है। तो वो AK-47 को इंडियन आर्मी क्या करती है? अपने शोल्डर पर टाइट कनेक्ट कर लेती है जब फायर करती है ना आर्मी। अरे बोले। फौजी भाई जब फायर करते हैं, जब वो चाइनीज आर्मी वाले मर रहे होते हैं, फायर कर रहे होते हैं, तो वो अपने कंधे पर टाइटली गन को कनेक्ट कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है? अगर गन को कंधे के ऊपर टाइटली कनेक्ट कर लिया शोल्डर पर, तो गन और वो आर्मी जो फौजी भाई है उसका जो वजन, उसका वजन और गन का वजन, ये एक बॉडी बन जाती है। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है, जिससे रिकॉइल स्पीड क्या हो जाती है? कम। अरे बोलो। जो टैंक होते हैं ना, टैंक, अरे टैंक सुना है? ये टैंक भारी बनाते हैं हल्के? ये भारी इसलिए तो बनाते हैं, जब वो गोला निकलता है, अब गोले के पास जो स्पीड होगी उसकी वजह से टैंक पीछे की तरफ आएगा। अब जितना भारी टैंक होगा तो टैंक पीछे नहीं जाएगा। नहीं आया? तो ये बताओ, जब भी आप फायर करोगे ढीले हाथ से करोगे या बहुत करड़े हाथों से? जितना करड़े हाथों से करोगे तो आपका वजन उस गन के वजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जब आपका वजन उस गन के वजन के साथ कनेक्ट हो गया तो अब मास ऑफ गन नहीं है नीचे, अब मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ फौजी भाई। और जब मास ऑफ गन और मास ऑफ फौजी भाई दोनों ऐड हो जाएं तो वेलोसिटी ऑफ गन जो पीछे आने की है वो कम हो जाएगी। नहीं आया? बचाव जरूरी है, बचाव। कभी हवा में मारने चले उसको, मर गए खुद। गन अब गन देखो, बुलेट तो क्या कर लेगी, गन कितनी भारी, और ढीले हाथों से फायर किया वो एकदम पीछे आएगी और थोपड़े पे लगेगी, नाश्ती टूट जाएगी। कई बार ऐसे सुना है, वो कट्टा, देसी कट्टा होता है, बोला चला रहा था उस पे, खुद पे चल गया। वो यही तो होता है, देसी कट्टे के ड्रॉबैक्स बहुत होते हैं, वो पीछे की तरफ मारता है, देखे आंख में, वो खत्म। तो देसी कट्टा यही मामला है। असली में कई बार ये कट्टे कुट्टे भी थोड़ा, देखो आप उसको थोड़ा ना, आपको देखो, आपको फाइनली क्या करना है? सामने वाले को खत्म करना है। आप थोड़ा सा गन को साइड में रखो और करड़े हाथ से पकड़ लो। अगर पीछे भी जाएगा तो इधर से निकल जाएगी, यूं मत फायर करना उसको। कई बार थोड़ा सा ऐसे, अरे बोलो। और ऐसे गंदी बातें दिमाग से निकाल देना, जाओ, ठीक है? इतना ध्यान मत देना इस पे। हेलो हेलो, चलो भाई, बस बोलना बंद करो। कल जो लेक्चर था उसमें बस एक बात ध्यान रखना कि जो इंपल्स होता है वो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम और एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। बस ये याद कर लो, इंपल्स होगा एवरेज फोर्स इनटू टाइम
चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ एसी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आई भी यूज। देखो आपका फर्स्ट डे है बेटा आज, वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे है। ट्रायल सही है, ट्रायल है, ट्रायल तो बहुत, ये देखिए ट्रायल लेने आया था यहाँ फीस दे गया क्यों, तो ट्रायल ही तो लेने आया था। कितनी फीस दे, पूरी फीस दे दी, आज इसने पूरी फीस जमा करा दी। ये भी ऐसे मजाक मजाक में ट्रायल लेने आया था। हाँ नहीं नहीं आप बिल्कुल, मुझे लग ही रहा है ऐसा देख के कौन से स्कूल में आप? हाँ ये वाला, ये स्कूल ये रहा, यहाँ पे रोज वो जनगण मन मेरा सिर में दर्द कर दिया बिल्कुल। सुबह सुबह डायमंड बैच चल रहा होता है, इंडिया बेस्ट कंटेंट, यहाँ से आवाज आ रही होती है असेंबली नहीं हो रही, पहले की बात है वो माँ कसम बहुत झूठा हूं मैं तुम्हारे स्कूल की यहाँ 10 बार तो तुम्हें पता तुम्हारी दीवार गिरती थी यहाँ पर है, यहाँ पानी भर जाता था ना, दीवार गिर जाती थी, नहीं पता आपको? पता है ये जो दीवार का नहीं बताऊंगा आपको, वॉल का बता, वॉल देखो 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 ऐसा लास्ट बेंच लिटिल एंजल स्कूल में, ठीक हो? अरे यार क्या नाम बताओ यार? अरे ऋषभ तू थोड़ा ऐसा सही है, मतलब तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरी बात चलती होगी, मतलब तेरे से दोस्ती करने की कोशिश करता है हर कोई कि ऋषभ से दोस्ती कर लो बस बचाव है ना, कोई मार्केट में फालतू, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। आप देखो ना निशान सर से कोई दोस्ती नहीं करता, अभी थोड़े दिन पहले जूते खरीदे निशान सर का अपना स्टेटस है। चलो बताओ, अब कल वाली बात कईयों को समझ में आ गई, कईयों को नहीं आ गई। चलो देखो बस 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 अब ना बोलना नहीं है, ध्यान से समझो। लेक्चर नंबर बता दो मुझे। लेक्चर नंबर 14, हाँ 15 है। वैसे ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सिलेबस से कट गई है, ये ध्यान रखना। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो मैंने आपको कल लेक्चर भेजा था वो सिलेबस से कट गई है थ्योरम, इसलिए उसका मैंने लेक्चर भेज दिया था, लास्ट ईयर का ही लेक्चर भेज दिया था, ठीक है? उसमें कोई बच्चों का मैसेज भी आया कि हंसी आ रही थी कई बच्चों को, वो हमारे तो शर्ट नहीं थी हमारे पास लास्ट ईयर तक तो मैं टी शर्ट में ही पढ़ाता था, तो उसमें फिर भी समझ तो आ गया होगा। उसमें कई बच्चे कह रहे हैं लास्ट की बात थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आई, तो वो ऐसे भी सिलेबस से कट गया। मैंने कहा इतनी सी बात याद रख लो बस। देखो बस ये 2 दिन का रह गया, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। तारीख क्या आज? 29। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो डेली नहीं भास्कर देखो ऐसे जैसे एक आधा बच्चा ऐसे जैसे चश्मे पहन के ऐसे लगता है और ऐसे बैठा रहता है, उसको हंसी नहीं आती, तो ऐसे लगता है जैसे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो ऐसे देखने से लगता है। ऐसे होते हैं थोड़ा सिंसियर, थोड़ा यूं। स्कूलों में ज्यादा होता था ऐसे, और फर्स्ट सेकंड बेंच पे वो बच्चे बैठते थे। अब मैं सही बताऊं, मैं कैसा बच्चा था, जैसे मैं बीच वाली रो में, मतलब बीच से वाले बेंच पे बैठता था, और आते जाते जैसे बच्चे नहीं होते हैं क्लास में जिनकी अच्छी चलती है, तड़ाक ऐसे जाते हो आते हो तड़ाक, लड़कियां कुछ भी कह देती मुझे तो मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था यार मेरा, सही बता रहा हूं, स्कूल लेवल पे। और एक बार तो फुटबॉल खेलते हुए मैं बहुत पिटा मैंने ऐसे टांग अड़ा दी उसके आगे, वो गिर गया फिर उसने मेरे बहुत मारे यार। स्कूल टाइम पे यार ठीक था, ऐसे जैसे स्कूल टाइम पे ऐसे नहीं होता, जैसे वो लंदन में नहीं रहते जैसे यूरोप में, अब वो हमारे हरियाणा में आ जाए, हे सो चीप ठीक है? पर हमारे वाले भी कम नहीं है। अभी देखो ना हमारे वाले इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं, छोरी जंप करते हैं गांव में, नहर में, गांव के शहरी कोनी, तो वो लंदन वाले उनके पास नहीं जाते हैं वो बताए उनको। अब देखो हम तो थोड़ा सा क्या कहें यार चल रहा है ये आजकल इंस्टाग्राम पे, अच्छा चल रहा है।
चलो, आईसीएस की जितनी भी ब्रांचेस पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, खुश रहो। और आईसीएस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके ओनर को मैं यही कहूँगा, जो बस में ट्रॉफी मिलती है संतरे की, इन बच्चों को दीजिए। मैं भी ना अपने बर्थडे पे तुम्हें सबको ना पार्टी दूंगा, ठीक है, टॉफी दूंगा सबको ऐसे जैसे स्कूलों में नहीं होता, ऐसे जैसे बर्थडे मेरा ये रहा कल, कब क्या कब है यार नहीं मैं सच में इस बार सोच रहा हूँ, बहुत हो गया अभी। मैं नहीं, बर्थडे के वो टॉफी वाली पार्टी तो अलग ही है, और वैसे भी काफी हो गया। मैं आइसक्रीम वगैरह काफी दिन हो गए, शायद से एक बार भी नहीं खिला दिया आइसक्रीम मैंने। बर्थडे 21 जनवरी 21 जनवरी 2001 में मेरा जन्म हुआ था। तुम 2005 में जन्मे या 6 में? 5 में, सही है, 4 साल का इस गैप है, टैलेंट का फर्क है बस तुम में टैलेंट बहुत कम है और मैं 4 साल पर देखो कहां खड़ा हूं। 2 लाख का तो कैमरा लगा रखा है मैंने, 4K कैमरा है, रिकॉर्डिंग के लिए किसी को लेके जाना, उतार के यहां से ले जाना, पिटेगा ले जाके दिखाना एक बार, उतार के देखना बस 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 देखो, अब बहुत मजाक हो गया। ओए गाली मत लिख लास्ट पेज पे, वही पेज कर ले गाली लिख रहा है तू, ऐसे लिखते तो हम गाली, ऐसे ऐसे लास्ट पेज पे, पहले ऐसे बना रहे होते हम। अब जैसे तेरी शक्ल बनानी हो, अब तेरी शक्ल कैसे बनेगी, देखो ब्लैक कलर ओ क्या बन रहा, अब चलो मजाक नहीं चाहे हो, फिर भगवान मेरा मजाक उड़ाएगा। अब मान लो ये फेयर हैंड से उतर गई तो नेचुरल कलर दिखाई दे गया, ऐसे ही होता है ज्यादा गर्मी में ना, मेरा मेकअप उतर जाता है देखो, अब एक बच्चे ने कहा कि जैसे आपने कहा था कि क्वेश्चंस करा दो, वो तो यार मैं वैसे भी, आप बताओ किस टॉपिक पर मैंने आज तक सवाल नहीं कराया, एक टॉपिक का नाम बताओ। पता कितना टैलेंट है मुझ में, ये देखो पूरे हरियाणा में, देखो आप फोटो गिनते गिनते आपके स्कूल में इतने बच्चे नहीं होंगे, देखो एक बार इतने तो मैं 90+ निकाल दिए। और देखो 100 मार्क्स वैसे, इधर देखो 2018 में 98 95.8 तो नहीं बोलना चाहिए 98 96 96 95 95, पर ये स्कूल टॉपर्स है सभी। आप कौन से स्कूल में हो? डीएवी का तो कोई टॉपर नहीं लग रहा है डीएवी का ही नहीं है बेइज्जती हो गई तो डीएवी का ही नहीं है बस। ब्राइट स्कॉलर का जेवीएम, लिटिल एंजल्स का टॉपर है, ब्राइट स्कॉलर, साउथ पॉइंट, जानकी दास, होली चाइल्ड, ऋषि कोल, चलो कोई नहीं, वो है वैसे डीवी का टॉपर, अभी हमने जगह नहीं बची थी ऋषि कुल का भी टॉपर है भाई, ऋषि कुल अभिषेक लड़का है यार, है थोड़ा सा। ऋषि कुल ये रही लड़की, ऋषि कुल सेकंड टॉप, कमाल है यार ऐसे क्या लिखा है देखो, आप पढ़ो ना, कंसेप्चुअल, सोनीपत के सभी स्कूलों के टॉपर, कंसेप्चुअल फिजिक्स के छात्र, नाम है यार वो अलग बात है, देखो नेगेटिव वे में नाम हो पर नाम तो है ही। देखो चलो पढ़ते हैं, बहुत हो गया। अभी थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं चल रही और थोड़ा बारिश का मौसम है, होना चाहिए अभी 2-4 दिन में, और सोच रहा हूँ ऐसी मस्ती में निकालते हैं, ठीक है, क्या पता इस चक्कर में 2-4 बच्चे और ट्यूशन पर आ जाएं और ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिनको थोड़ा सा लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए वो आया मोहित लड़का साउथ पॉइंट का, कहाँ पे बैठा है, कहाँ है मोहित? हाँ मैंने आपको बाहर देखा था ट्यूशन टाइमिंग पे, बाद में बात करूंगा मैं, सब पता लग गया मुझे इसको बंक बोलते हैं इसको बंक बोला जाता है, इसको सर्च करना गूगल पे इसके बारे में, ठीक है। सुंदर सिंह पिचाई ने इतना तगड़ा गूगल बनाया हुआ, दिखाई देती है तेरी लोकेशन, ठीक है। अब बस अगली बार तू चपेटे में आएगा, बता दिया मैंने। क्वेश्चन लिखो, लिखो, ए मशीन गन ऑफ मास m, लिखो, ए मशीन गन ऑफ मास m, ए मशीन गन ऑफ मास m
machine gun of mass m fires n bullet in time t, fires n bullet in time t. A machine gun of mass m fires n bullet in time t. ICS मुआना जो ब्रांच है सफीदों के पास, वहां पर आज 3 या 4 स्टूडेंट 11th में नए आए हैं। लव यू, खुश रहो। सही टीचर हूं मैं, अभी नहीं पता लगेगा, 10 दिन बाद पता लगेगा। रेगुलर क्लास में आना है और हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलना है, लेक्चर नंबर डालते हुए चलना, डेट डालते हुए चलना, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आपके गांव में तो वैसे ही एक के साथ 2 ट्यूशन फ्री देते हैं, इनके गांव में एक ट्यूशन के साथ 2 फ्री मिलती है, 200 रुपये मैथ्स के और फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री। अल्टीमेट टीचर है। हमारे यहाँ पर तो बहुत मुश्किल काम है एक के साथ 2 फ्री देना एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ए मशीन गन ऑफ मास m फायर्स n बुलेट इन टाइम t with speed v, with speed v, with speed v, full stop. Find out force exerted by bullet on gun. Speed v, speed v, उसके बाद लिखो find out force exerted by bullet, find out force exerted by bullet, find out force exerted by bullet on gun, force exerted by bullet on gun। इस तरह के 7-8 सवाल है। देखो आप लोग ना जैसे कई बार क्या करते हो, आप लोग ना बुक देखते हो घर जाके और आपको लगता है जैसे सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया। कई बार ऐसा लगता है आपको, जैसे आपको लगा कि न्यूमेरिकल नहीं करवाए। आप ना थोड़ा वेट करा करो, सीक्वेंस बुक से थोड़ी मेरी अलग चलती है। मैं हो सकता देखो जो बुक में पहले टॉपिक मेंशन है मैं उसको कहां पढ़ाऊंगा, बाद में। मैं अपने तरीके से चलूंगा ना, बुक के तरीके से कैसे चलूंगा। हां, पर वो टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन आप खुद बताना भाई कौन सा टॉपिक लेफ्ट कर दिया। और इवन जो सिलेबस डिलीट किया गया ना, मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं भाई आपको, मैंने अब तक कुछ नहीं छोड़ा। कभी आपको लगे कि डिलीटेड सिलेबस मैंने छोड़ दिया, मैं छोड़ ही नहीं सकता। अगर मैं उस डिलीटेड सिलेबस को हटा दूंगा सिलेबस से तो तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक ही नहीं समझ में आएंगे। इन्होंने बहुत गंदे तरीके से सिलेबस डिलीट किया है। ये IAS ऑफिसर है शायद से जो सिलेबस डिलीट करते हैं। मजाक कर रहा हूं, शायद से ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं ऐसे वो तो हो सकता होगा, सैलून हो इनका। अब गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है एम्प्लॉय नहीं होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। चलो ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा कर लेते हो, आ जाओ सिलेबस डिलीट करो एक बार मतलब न्यूटन लॉ हटा दिए और न्यूटन लॉ पे सारे न्यूमेरिकल है। सोचने वाली बात। देखो न्यूटन लॉ नहीं बताऊंगा तो कहां से कुछ समझ में आएगा आपको। हटाने का तरीका, चैप्टर हटाओ भाई। ये 2 चैप्टर नहीं आ रहे, हीट वाले चैप्टर नहीं आते, थर्मोडायनामिक्स नहीं आता। अच्छा लगता, दिल को खुशी मिलती, मेरी भी टेंशन भड़क कम हो जाती। सारा ही सिलेबस करवाना पड़ेगा आपको, सारा सिलेबस। अगर मैं डिलीटेड सिलेबस ना करवाऊं तो कितने लेक्चर बच जाएंगे, सिर्फ 5। और उन 5 के चक्कर में चैप्टर और खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में मत रहना सिलेबस डिलीट हुआ है। हाँ, एक चीज मैं जरूर चेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हारी असाइनमेंट बनवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना, वो मैं ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट तैयार करवा रहा हूं। वो अपना तुम उन क्वेश्चंस को मैं क्लास में ही करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया बोर्ड का भी, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं। और देखो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे हो, 11th का तो मैं कहता नहीं, 12th क्लास में ना पूरे इंडिया में मेरे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उन बच्चों को 2-2 घंटे पढ़ा दिया डेली। 1.25 घंटे का तो मेरा बैच चलता है, 5 से 6:15। सुबह मैं पढ़ाता हूं 6 से 7:10 तक, और इससे पहले मैं पढ़ाता हूं 3:45 से 4 बजे तक। तुम्हारी क्लास का बैच 1 घंटे का होगा, उनका मैं 1.25 घंटे का बैच रखता हूं। और भाई उससे अलग मैंने उनको डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, DPPs असाइनमेंट बनवा के 15 इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवा दिए। लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन, 400 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए मैंने उनको एक चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के 100 से 125 क्वेश्चन। अगर आपको मसाला चाहिए ना तो मसाले की कमी नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चंस की भूख है और ऊपर से संकल्प प्रैक्टिस प्रॉब्लम SPP, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाते हैं सवाल, वो आसान होते हैं थोड़े। NCERT एग्जाम्पलर से इधर उधर से निकाले। कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो उड़ीसा में आया हो, उड़ीसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अलग है। देखो बहुत सारे बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड,
और सीबीएसई के भी बहुत सारी अलग अलग जगह अलग अलग पेपर लिए जाते हैं। दिल्ली में अलग है, ऑल इंडिया अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। अब तुम कितनी बुक्स पढ़ लोगे? तुम्हें अगर तुम ज्यादा हरियाणा बोर्ड की बुक लेके आओगे, अगर हरियाणा बोर्ड में हो, या सीबीएसई की बुक भी लेके आओगे, तो उसमें कौन से सवाल मिलेंगे? या तो एनसीईआरटी के मिलेंगे, या फिर तुम्हें सीबीएसई दिल्ली के मिलेंगे, या सीबीएसई ऑल इंडिया के मिलेंगे। पर मेरे पास तो ऐसी ऐसी बुक्स हैं जिनमें साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नागालैंड ईस्ट की तरफ तो है, तो उधर ईस्ट के क्वेश्चंस भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मेहनती हो ना, पढ़ने वाले हो, देखो ये बात मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं, समझ में आ जाए। और मैं इसमें कुछ नहीं कहता, बच्चे उतरते हैं और नीचे 12th के बच्चे तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। एक बार बस बोलना, भैया आना, इधर आना, भैया क्या, भैया सर कह रहे थे मसाला ठीक है यहाँ पर, पूछना भैया कितने क्वेश्चंस करा देते हैं आंसर। एक बार बस पूछ के देख लो, पता लग जाएगा। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स के मामले में अगर मुझसे ऊपर हो तो कोई, हाँ मैं आज से पहले अपने से ऊपर नहीं मानता था, सॉरी यार, पहले से अपने ऊपर मानता था, क्योंकि मैंने ये डायमंड बैर ये मैंने डीपीपीस और एसपीपीस इसी साल स्टार्ट करी है प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। पर अभी क्या है, देखो तुम्हारा माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल पर भी पढ़ा दूं। ट्यूशन छोड़ जाएंगे हम बच्चे, अगर मैं अपने लेवल पर आ गया ना, ट्यूशन छोड़ जाएंगे। इसलिए ज्यादा मैं क्लास का लेवल नहीं उठाता, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। पर मैं एनसीईआरटी को और एसएल अरोड़ा बुक है एक, मैं उसके हर सारे सवाल आपसे बने, मैं इस तरीके से जरूर पढ़ाता हूं कि कॉन्सेप्ट सारे कवर हो, डेरिवेशन, डेफिनेशन सारे कवर हो। और यही एक सही बेस्ट मेथड है कि अब वो ज्यादा हाई लेवल पर ना हमारे पास टाइम है इतना, ठीक है। अभी वो रेन मैन प्रॉब्लम में कईयों के साथ दिक्कत हो जाती है, जहां पे थोड़ा वेक्टर आ जाता है। लिख लिया, फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन गन। अगला सवाल लिखो, ए मशीन गन ऑफ मास, अगला सवाल लिखो, ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg, ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg, 10 kg fire 10 gram bullet, 10 gram bullet, 10 gram bullet at the rate of 10 bullets per second, 10 bullets per second, 10 bullets per second with a speed of 500 meter per second, with a speed of 500 meter per second, full stop. What force is required? What force is required? What force is required to hold the gun in position? To hold the gun in position. To hold the gun in position. To hold the gun in position. देखो ऐसा है, पहले कंसेप्ट समझना अच्छे से, पहले कंसेप्ट बनाएंगे। इस तरह के हमें कम से कम 7-8 सवाल मिलने हैं। कितने? 7 या सभी का कॉन्सेप्ट सेम, कंसेप्ट वैल्यूज बदलती चलेंगी, कंसेप्ट वही रहना। चलो भाई बोर्ड पर देखना ध्यान से। देखो भाई साहब, मेरे पास एक गन है। अब जो मेरे पास गन है भाई, उस गन का मास दिया हुआ है दोस्तों कैपिटल एम, पर गन के अंदर जो बुलेट है उसका मास दिया नहीं हुआ, मैं यहां पर मान लेता हूं स्मॉल एम। गन के अंदर जो बुलेट है उसका मास मैं मान लेता हूं स्मॉल एम। अरे बोल यार, गन के अंदर जो बुलेट है बोलो उसका मास कितना? स्मॉल एम, स्मॉल एम। अब भाई साहब ये बताओ, इनिशियली बुलेट रेस्ट में है, मोशन में है? जब तक वो गन के अंदर है बुलेट, तो उसके पास कोई स्पीड नहीं है, वो रेस्ट में है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियल मोमेंटम? बोलो इनिशियल बुलेट के पास कितना है? 0। इनिशियल मोमेंटम बुलेट के पास 0 है, क्योंकि इनिशियली बुलेट गन के अंदर है। और अगर वो गन के अंदर है तो रेस्ट में है, तो उसके पास इनिशियल मोमेंटम प्यारे दोस्तों क्या है? 0। अब ये बताओ
कि जब ये बुलेट बाहर निकलेगी तो क्वेश्चन में पढ़ो कितनी स्पीड से बाहर निकली है, v स्पीड से। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कितनी स्पीड से बाहर निकली, v। अब ये बताओ यार, अगर ये v स्पीड से बाहर निकली तो प्यारे बच्चों बताओ फाइनल मोमेंटम बुलेट का कितना हो जाएगा, m इंटू वी, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, स्पीड उसके पास v, तो फाइनल मोमेंटम हो गया mv। क्या मेरी बात समझ आई? अब ये बताओ तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, mv माइनस 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया दोस्तों, mv। चेंज इन मोमेंटम mv आ गया, चेंज इन मोमेंटम mv आ गया। अब यार एक बात बताओ कि अगर मैं ये मान लूं कि n बुलेट्स, बोलो बोलो n, हम फायर कर रहे हैं, n बुलेट्स हम क्या कर रहे हैं, तो n बुलेट्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक बुलेट का कितना m, m, तो n बुलेट्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, nmv। तो लिखो लेट n bullets fired, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ n bullets nmv, nmv। मेरे प्यारे दोस्तों n बुलेट्स अगर गन फायर करती है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम nmv, ठीक है भाई। और मैं ये मान लेता हूं ये जो n बुलेट्स गन की हेल्प से हम फायर कर रहे हैं, मान लेते हैं t टाइम में कर रहे हैं, कितने टाइम में, t टाइम में। तो लेट करो, लेट, ऐसा माना गया, क्वेश्चन में थोड़ा बोला भी गया, क्वेश्चन पढ़ना एक बार, n बुलेट्स फायर इन, n बुलेट्स फायर टाइम इन टाइम t। तो देखना ध्यान से भाई, n बुलेट्स fired in time t, in time t, तो फोर्स exerted by a gun on bullet, देखो फोर्स होता क्या दोस्तों, फोर्स होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। यार एक बात बताओ, एक बार बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखो, जो गन है, जो गन है वो गन किस पे फोर्स लगा रही है, जब भी तो बुलेट ट्रिगर पे कुछ भी हो, मतलब गन की वजह से तो बुलेट बाहर निकली। और बुलेट का टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, nmv, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में, t टाइम में। तो जो मोमेंटम चेंज हुआ वो हुआ nmv, और टोटल कितने टाइम में हुआ, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बुलेट, ऑन बुलेट बाय गन। फोर्स होता क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने आपको बताया था, एवरेज फोर्स क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। मेरे प्यारे दोस्तों जो बुलेट है, उस बुलेट का जो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ, उस बुलेट का जो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ वो हुआ nmv, कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय गन ऑन, अरे बोल यार, क्या मेरी बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ आई, हाँ फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, फोर्स क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या, फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होता है, डीपी बाय, और अगर एवरेज फोर्स निकालना हो तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। अच्छा देखो, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो फिर से बताते हैं। ये बताओ अगर मैं एक बुलेट का मास स्मॉल m मान लूं और बुलेट की स्पीड v मान लूं, तो बुलेट का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो कितना हुआ। अब n बुलेट्स फायर करी कितने टाइम में, t, n बुलेट्स फायर करी t टाइम में। तो अगर n बुलेट्स का
टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एन एम वी, एन से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 1 रुपए के 3 अमरूद, तो 3 रुपए के कितने आएंगे, 1 रुपए के 3 अमरूद, तो 3 रुपए के निकालने तो 9, 3 से गुणा कर दे। 10 रुपए के 5 अर्पित है, तो 20 रुपए के कितने होंगे, 10, 10 के 5 तो 20 के 10, तो वही तो है। एक बुलेट का मोमेंटम का चेंज कितना, एम वी, कितने बुलेट्स फायर कर रहे हैं, एन, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एन एम वी। ये ना कंसेप्ट बना रहे हैं हम। अब बताओ, ये आ गया एन एम वी बाई टी। अब सुनो ध्यान से, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स गन पर लगेगा बुलेट के द्वारा, उतना ही फोर्स किस पर लगेगा, एन एम वी बाय टी। अब ये बताओ ना, गन ने बुलेट पर ये लगाया। अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में एक बात पढ़ाई थी कि यहां पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो याद करो, मैंने न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ प्रूव करा था, एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। तो भाई साहब, अगर बाहर से फोर्स ना लगे, तो अगर गन बुलेट पर फोर्स लगा रही है, बोलो गन किस पे फोर्स लगा रही है, बुलेट है, तो बुलेट भी किस पर लगाएगी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जितना फोर्स गन ने बुलेट पर लगाया, उतना ही बुलेट किस पे लगाएगी, गन पर। तो ये फॉर्मूला मैं कहता हूं, सुनो, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहले तो मैं इसको रटवाता ही था, ये तो इस साल में इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम अगला सवाल पक्का कर दोगे। जल्दी से सवाल करके दिखाओ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट लगा दो ना, एन कितना है, 10, मास बोलो 10 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज करो, 1000 से डिवाइड करो, स्पीड बोलो। अच्छा कोई बताएगा 10 बुलेट कितने टाइम में, थोड़ा ध्यान से देखो, 10 बुलेट कितने टाइम में, 10 बुलेट्स पर सेकंड लिखा होगा, 10 बुलेट्स पर। तो प्यारे बच्चों, बुलेट 10 है, क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, टाइम 1। अरे नहीं आया, बुलेट 10, 10 बुलेट्स इन 1 सेकेंड, तो T1 रख दिया। अरे आ रहा है, टाइम पास क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम पास क्वेश्चन है भाई ये तो भाई साहब कितना आ गया, 50 न्यूटन, बोलो बोलो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एन एम वी बाई टी। अब इसमें ना एक बात और ध्यान से सुनो कि जो ये फॉर्मूला है ना भाई, ये फॉर्मूला, इसमें एन एम वी बाई टी, कई बुक्स में एन बाई टी को लिखो, इसका मतलब है एन बाई टी, नंबर ऑफ बुलेट्स number of bullets fired in 1 second, number of bullets fired in 1 second, number of bullets fired in 1 second। देखो भाई, मान लो 1 सेकंड में 20 बुलेट फायर कर रहे हैं, तो टी तो हो गया 1, और यहां क्या हो गया 20। यहां मार्बल्स भी बोल सकते हैं, कई बार बुलेट्स की जगह मार्बल्स बोल दें,
तो मार्बल्स बोल दें तो देख लेना मार्बल्स कितने हैं और कितने टाइम। अरे बोल यार। मान लो सवाल में ये बोल दें कि 200 बुलेट, कितनी बुलेट? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो यहां तो 200 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? 5। क्या मेरी बात समझ आई? जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, कंसेप्चुअल सवाल है। कह रहे एक प्लेट है भाई, एक प्लेट है, और जो ये प्लेट है मेरे प्यारे दोस्तों इसका मास m है। ये एक प्लेट है और इस प्लेट का मास है m। और भाई साहब बुलेट फायर कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ v स्पीड से। बुलेट का मास है स्मॉल m। n बुलेट्स फायर्ड इन t टाइम। n बुलेट्स फायर्ड इन t टाइम। n बुलेट्स फायर कर रहे हैं t टाइम में। एंड बुलेट नॉट रिबाउंड कैलकुलेट कंडीशन, सॉरी, write the equation of equilibrium. Write the equation of equilibrium. Write the equation of equilibrium. N bullets fired in t time and bullet not rebound. Write the equation of equilibrium. अब यार एक बात बताओ, अगर बुलेट रिबाउंड नहीं करेगी तो रिबाउंड ना करने का मतलब फाइनल मोमेंटम बुलेट का क्या हो गया? 0। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू स्पीड। तो जो फोर्स आएगा, फोर्स वो आएगा एन एम वी अपॉन में टी। अब ये बताओ बुलेट कहां फायर कर रहे हैं? जल्दी बोलो, बोलो कहां फायर कर रहे हैं? ऊपर जाके किस पे टकराएगी? किस पे टकराएगी? हमें क्या लिखना है? राइट द इक्वेशन ऑफ, मतलब प्लेट नीचे ना आए, प्लेट नीचे, प्लेट नीचे। तो जल्दी से बताओ, प्लेट का जो mg है ऑलवेज वर्टिकली, प्लेट का मास कैपिटल M तो mg नीचे आएगा। तो ये बताओ प्लेट को नीचे आने से कौन रोकेगा? बुलेट्स। प्लेट कहां रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बोल यार। प्लेट को नीचे आने से रोकेगा कौन? कौन? अच्छा ये बताओ कितने बुलेट फायर कर रहे हैं? कितने टाइम में? कितनी स्पीड है? मास। रिबाउंड हो रही है नहीं हो रही? रिबाउंड। तो क्या ये बताओ अगर मैं लगातार बुलेट फायर करता रहूंगा तो हो सकता प्लेट हवा में रुक जाए। वो जब रुकेगी कि जो बुलेट इस प्लेट पर फोर्स लगाएगा, अगर वो फोर्स mg को बैलेंस कर ले। mg को क्या कर ले? बैलेंस। नहीं, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन प्लेट, एंड इफ दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्लेट तो प्लेट हवा में ही रह जाएगी। एक सेकंड देखो, इनको ज्यादा सोचना होता, सभी में घूम फिर के यही फॉर्मूला रहना। अगर तुम इस पर ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। इतना ज्यादा सोचना नहीं होता इन क्वेश्चंस को, सब पर यही फॉर्मूला लगना है भाई। 10 क्वेश्चन मिलने हैं, सब पर यही फॉर्मूला लगना है। अगर रिबाउंड हो जाए, क्या हो जाए? कोई बच्चा पता है कि अगर रिबाउंड हो जाए तो यहां 0 लिखू है 2mv। याद करो, रिबाउंड में चेंज इन मोमेंटम क्या होता था? डबल। याद आ रहा है? मैं क्वेश्चन करवाता था, एक बॉल गई, दीवार पर टकराई, फिर वापस आई, चेंज डबल आया था। तो लिख लो, इफ बुलेट रिबाउंड, ए बुलेट रिबाउंड विद सेम स्पीड, अगर बुलेट सेम स्पीड से रिबाउंड करती है तो मेरे प्यारे दोस्तों तो इक्वेशन हो जाएगी 2m nv अपॉन t इज इक्वल टू mg। 2m nv अपॉन t इज इक्वल टू mg। तो इक्वेशन ये हो जाएगी। बेटा इतना नहीं सोचना होता, मॉडुलस में बैलेंस करना है। बैलेंस करना, नेगेटिव मत सोच। फोर्स वेक्टर में नहीं लिखना ना, हमें डायरेक्शन लिखनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसमें सवाल कई तरह के बनते हैं। देखो
और सवाल देखो, कह रहे हैं एक ब्लॉक है, इसका मास है m, इसको सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, मार्बल्स को थ्रो कर रहे हैं, मार्बल्स, n मार्बल्स थ्रो इन टी टाइम, n मार्बल्स को थ्रो कर रहे हैं टी टाइम में भाई। रिबाउंड मैं अगर मान लो तो तुम बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड मार्बल्स नॉट रिबाउंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस बार जो रिजल्ट आएगा ना बोर्ड का, वो लगाने लायक ही नहीं है, उसमें घपलेबाजी ज्यादा है ना। वो रिजल्ट मैं आपको सही बताऊं ना, मतलब ये भी ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि आज से 5-6 साल बाद आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो किसी भी कंपनी में, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर इंटरव्यू आ जाए तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी 12th की जो मार्कशीट है कि उस समय की है जब कोरोना काल आया था। कोई गारंटी नहीं है भाई, पूछा जा सकता है। नहीं, कंसीडर तो होगी, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है उस पर यूं लिखा जाएगा कोरोना की मार्कशीट है। वो तो जो 92% है वैसे ही 92% लास्ट ईयर थे बोर्ड में। पर वो देखो कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में बात तो बैठी जाएगी ना कि अब अगला जज नहीं कर पाएगा ना। मान लो उस बच्चे ने कहा कि 96% है इस बच्चे के, अब उसके पापा का स्कूल हो प्राइवेट, अब उसके पापा का स्कूल है प्राइवेट, उसके पापा वहां प्रिंसिपल है या टीचर है, जो भी है वट एवर, अब उसके 96% हो, वो क्या बता 86 का भी ना, क्योंकि ये तो टोटली अनफेयर है ना भाई। ये तो उनके साथ अनफेयर है ना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ तो अनफेयर है। एग्जाम तो होना ही चाहिए, जो मेरा मानना है। एग्जाम छोटा ले लेते पर एग्जाम तो एग्जाम होना चाहिए था। 1 घंटे का एग्जाम ले लेते, 25 सवाल दे देते ऑब्जेक्टिव। पढ़ने वाले बच्चों के साथ अनफेयर है, बाकी जिसने नहीं पढ़ाई करी हो तो फन में है, जिंदगी जो थोड़े दिन बाद उनके फन लेगी फिर। अब ये थोड़ी है कि कोरोना काल आया और आप नहीं पढ़ोगे और काम चल जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, पर ये चीजें देखो, आप ट्यूशन पे यहां पर इसलिए आ रहे हो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, एक तो आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए और एक आपको जीवन में कुछ करना है। आधे बच्चे यहां देखो, कुछ बच्चे हैं यहां पर स्कूल में पास हो जाए, काम चल जाए, स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाए, पर वो अच्छे मार्क्स क्या है भाई, सड़ती हैं डिग्रियां 96% की, 96% की। टैलेंट होना चाहिए, आगे जाके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये एक टाइम ऐसा होता है, चाहे आप IITian हो, चाहे आप NIT से हो, चाहे आप MBBS हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से, राजस्थान बिहार बोर्ड, कुछ भी कर रखा हो आपने, जब 23-24 साल की उम्र में आप इंटरव्यू दे रहे होगे, कोई नहीं पूछेगा आपने पीछे क्या किया। आता है तो इन, नहीं आता तो गेट आउट। यही है बस, यही लाइफ है। मैंने एक दिन बताया भी था, अगर 5 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए तो बहुत मुश्किल सवाल आएगा, और झाड़ू पोछे की नौकरी करनी है मेरे घर में तो वही 2-3 सवाल पूछते हैं हमारे घर वाले, मैल तो नहीं छोड़ देते कहीं। इस तरह की बात है, जितनी बड़ी नौकरी उतने मुश्किल सवाल, सीधी सी बात ही मानकर चलना। IAS बनना आसान काम नहीं है ना भाई, टफ है, क्योंकि उसमें सवाल बहुत खतरनाक पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अगर वो कोई सवाल वहां पर जवाब पता पाया तो ठीक बात, और पता देते हैं बच्चे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं पता सकते, पता देते हैं। जो बच्चे बहुत मेहनती होते हैं ना, किताबों में रहते हैं, पढ़ते हैं, पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं से सोच लेते हैं बातें। ये सच्चाई है, पढ़ने वाला कभी मार नहीं खाएगा भाई। n मार्बल्स और एक्सेलरेशन निकालना है, तो बताओ फोर्स कितना ट्रांसफर करेंगे इस ब्लॉक को। फोर्स ऑन ब्लॉक N/mv/t, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ब्लॉक का मास कैपिटल M। ठीक है भाई, और रिबाउंड हो तो
ये तो पता है ना तुम्हें, इसका एक्सेलरेशन लिखना तो फोर्स अपॉन मास, तो मैंने फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया। और फोर्स किसने ट्रांसफर करा? मार्बल्स ने। अरे बोले मतलब ऐसे क्वेश्चन 2-3 पेज के या 2 लाइन के, एन भी दिया होगा, मार्बल्स भी दिए होंगे, मार्बल का मास भी दिया होगा, स्पीड भी दी होगी, 1 सेकंड में ये भी बताया होगा कितने मार्बल्स जा रहे हैं डायरेक्ट। अरे बोल यार, आधे घंटे से क्लास में मतलब बहुत मुश्किल पढ़ाई चल रही है, टाइम पास हो रहा है? बिल्कुल टाइम पास, मां कसम लो, कोई अंटी बंटी नहीं है। बताओ, एक ही तो फॉर्मूला है, NmV/T, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर चेंज इन मोमेंटम डबल हो, अगर रिबाउंड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इफ रिबाउंड लिख लेना, इफ रिबाउंड तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। समझ आया? हाँ हाँ, अरे टी रह गया क्या? सॉरी भाई, टी रह गया, बहुत गंदा हूं मैं। क्या नाम है आपका? अर्पित, वेरी गुड, आपने गलती निकाली। आजकल उल्टा भी हो रहा है, कोई गलती निकाल देना थप्पड़ भी लगता है। थोड़ा स्कूलों में ऐसे होता है। पहले तो जब मैं मतलब वैसे जब मैं छोटा था ना, मतलब 5th-6th में, हाँ ऐसे मैडमें वैसे थोड़ी मतलब अच्छी होती हैं। स्कूल सर हैं क्या? फिर ठीक है, मतलब आप तो सर तो बड़े, मतलब छोटी क्लासेस की मैडमें अच्छी होती हैं। आप मतलब आप जब नर्सरी UKG में थे, आप उनको गाली भी देते हो कुछ नहीं कहेंगे। अब तो अपना देते ना। उस टाइम पे सच में हमारे स्कूल में तो बड़े बदमाश बच्चे थे, सोनप्रस पब्लिक स्कूल में, छोटे छोटे हप। मुझे भी हप। टीचर था और मैं वहां पर। बच्चे अब चलो क्या भोले होते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। देखो समझा ही देता हूं, स्टेटमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर इस पर एक सवाल करेंगे। देखो भाई, कह रहे हैं एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखो सुनो, एक बात सुनो सारे, ये मुझे नहीं पता है फिजिक्स की एनसीईआरटी लिखी किसने है, मैंने इस पर सर्च भी नहीं किया आज तक। सही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हंसो। पर एक खास बात है एनसीईआरटी बुक की, एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी बुक में ना हो। ये खास बात है, एनसीईआरटी बुक में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के टाइप सारे हैं। क्वेश्चन 40 मिलेंगे, 40 में से 20 टफ भी मिलेंगे, पर कवर सब कुछ हो रहा है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है बस कि आपने एक सवाल मैंने ये करवाया, अब इस पर प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है। एसएल अरोड़ा बुक में ये बस प्रैक्टिस का मामला है सारा, उस पर आपको एक जैसे सवाल कई मिल जाएंगे, पर क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक में, ये बड़ी खास बात है। और नीट के पेपर में 25 से 30% पेपर नीट का डायरेक्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी से होता है, मेडिकल का पेपर नीट का। और क्लास में तो मैं वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता हूं। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, अब ये थोड़ी है कि डायमंड बैच इंडिया बेस्ट कंटेंट वहां इंटीग्रेशन चल रहा है, वहां भी सारी एनसीईआरटी कवर करता हूं। बस वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा है, बस टाइम ज्यादा, तो आपके यहाँ 7 न्यूमेरिकल, वहां 12, वो टाइम का मामला है सारा, और कोई मामला नहीं है। तो वहां पर अच्छे क्वेश्चंस तक भी हम पहुंच जाते हैं टाइम की वजह से। दूसरी बात, उनकी इतनी टेंशन नहीं कि उनको फैब में पेपर देने हैं। फैब में तो सिलेबस कंप्लीट होगा उनका 10 फरवरी के आसपास, और तुम्हारा हो जाएगा जनवरी 10 के आसपास, और वो 1.5 घंटा भी पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस का मामला है सारा। पर ये नहीं है कि मैं कोई टॉपिक यहाँ कवर नहीं कर रहा, टॉपिक सारे कवर कर रहा हूं, बस प्रैक्टिस हो सकता है मैं थोड़ी कम करवा रहा हूं। यहाँ पुली के सवाल देखो, आप कम से कम 10 तो करवाए होंगे, पुली के 10-15, चेंज इन मोमेंटम के भी 5-7 करवाए हैं। आप देखना प्रैक्टिस के मामले में बस थोड़ा सा ज्यादा मान लो उनको करवा, यहां भी रहे। कभी कोई यहां पर कोई चैलेंज कर दे, स्टार बैच है, ये तो बोर्ड का बैच है। बोर्ड का क्या बैच है? एनसीईआरटी आईआईटी की बुक है, देखो जाकर, किसी को समझ आ जाए तो बता दो कि स्कूल में तुम्हारे किस टीचर ने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बोर्ड पर करवाया हो। करवा ही नहीं सकते वो, एनसीईआरटी का वो तो वैसे ही टैलेंटेड है। और मैं कम से कम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूं, कभी भी देखना। तो मैं यही कहूंगा भाई, ये मत सोचना ये फिजिक्स की एनसीईआरटी मैथ्स की एनसीईआरटी की तरह है।
ये एक बड़ी खतरनाक बुक है। इसके सवाल अगर आप देखोगे तो इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। देखो ये बोला गया कि एक न्यूक्लियस है, बोलो बोलो क्या, एक वो न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाता है, बड़े बड़े। एक न्यूक्लियस है, ऐसा समझो एक न्यूक्लियस है, वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे बम है, बोलो क्या, एक बड़े बड़े फट गया। अरे बोल यार, फिर से बोलो, न्यूक्लियस है, क्या है? आराम से बैठा था न्यूक्लियस, ठीक है, अच्छा ठीक है, पानी लेके आए, ओ गया, फट गया। तो कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, M1 और तो बताओ वो फ्रेगमेंट्स कहां कहां मूव करेंगे। तो लिखो, इफ न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू फ्रेगमेंट्स, इफ न्यूक्लियस divided into two fragments, if nucleus divided into two fragments, then calculate the velocity of each fragment. Calculate the velocity of each fragment. Calculate the velocity of each fragment. ऐसे सवाल है ना, ऐसे सवाल, इनके लिए कंसेप्ट दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं। ऐसे सवाल हमेशा वेक्टर में करना। किसमें? लिखो, कंसेप्ट लिखो। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बोलो, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, always apply the concept of vector, always apply the concept of vector, always apply the concept of vector। तो भाई सुनो, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, M1 और M2। अब ये बताओ भाई, बोर्ड पर देखना, न्यूक्लियस फटने से पहले, बोलो, न्यूक्लियस फटने से किस में था? तो इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। अब जब न्यूक्लियस दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, क्या बाहर से कोई फोर्स लगा? अंदर ही कुछ ऐसी रिएक्शंस वगैरह हुई होगी, अंदर ही इंटरनल एनर्जी कुछ ऐसे पैदा हुई होगी, वो फट गया। अरे बोल यार, ये न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम। अब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए किम जोंग को आना पड़ेगा। फट नहीं रहा, 2 मिनट में आता हूं, डिशुम फट। वो अंदर ही कुछ ऐसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस वगैरह होती हैं, अंदर ही, उसके अंदर ही वो फ्रेगमेंट्स पड़े पड़े ऐसे फट जाता है। अरे बोल यार, तो बाहर से फोर्स 0, बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, इंटरनली कुछ ऐसा हुआ कि अपने आप वो पड़े पड़े फट गया, बम फट गया तो फट गया, हम क्या करें। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पर फटे थे 2 बम। एक्सटर्नल काज कैसे लगा? हाँ, लॉन्च किया था। लॉन्च करने में बाहर से क्या गंदी बात करता है तो बहुत छी, तेरी बात में से भी बदबू आती है, छी। मतलब अब वो जो पायलट है, उसने जब बम गिराया हिरोशिमा के ऊपर, तो पायलट फिर एक बार बोला, 2 मिनट तू हवाई चला, एक बार मैं नीचे जाके फोड़ के आता हूं उसको, है। उसने फोन कर दिया होगा, नीचे भाई बम आ रहा है, पर फोड़ देना। फूट गया वो तो, हवा में फट गया। अब जो भी वो रिएक्शंस वगैरह उसके अंदर करवानी होती है, वो बटन दबा के छोड़ दिया। अब वो इंटरनली अंदर रिएक्शंस वगैरह, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोलेबल, ये सब कुछ, ये आपको मैं 12th में बताऊंगा, ज्ञान बहुत है मुझे। पर यहां पर मैं वो झाड़ूंगा ना तो एक आधा फिर यूं कहेगा क्या करवा रहा है, अभी नहीं बात कर सकते ऐसी। वो अंदर ही कुछ ऐसा होता है, बम के अंदर चेन रिएक्शंस वगैरह चलती है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो डिवाइड हो जाता है। समझ गया? उसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगा, ठीक है। अब तुझे कोई बम फोड़ना हो, कैसे फोड़ेगा तू? खुद फोड़ेगा? फोड़ेगा तो वहीं फूट जाएगा। वहीं फूट जाएगा, तो भी फूट जाएगा। तो ऐसे ही है ना, उसका कोई भी बटन दबा के तो छोड़ देगा और हवा में फेंक देगा फिर अपना। अब ये तू ऐसे सोच ना, वो तो दिवाली पे बम होता है, वो तू फोड़ता है ना,
पटाख है, आग लगाता है ना तो बारूद में, अब वो आग से अंदर कुछ ऐसा काम होता है वो अपने आप फट जाता है। ज्यादा ना दिल पे ना लिया कर, इससे 2 मिनट खराब होगी। देखो तो भाई अब ये कितने फ्रेगमेंट्स में टूट गया? 2। अरे बोलो। yes, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब हमें नहीं पता है फ्रेगमेंट्स कहां जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम। वेक्टर में लिखना है, पहले फ्रेगमेंट के पास वेलोसिटी है v1, दूसरे फ्रेगमेंट के पास वेलोसिटी है v2। ठीक है, मोहित नाम है, साउथ पॉइंट स्कूल से। बुरा तो नहीं मान गया? नहीं, कल से बंक पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं पूछ रहा था एज ए फ्रेंड, कहीं गलत जगह तो नहीं बैठता ना? वैसे यहीं घूमता होगा ना आसपास ही। चल चल, वो भी कह रहे रहने दे, वहां तक फेमस है तू। देखा वो लड़का, देखा अब उसको तू बाहर देखियो, ठीक है? यहाँ नहीं, यहाँ आंख मत दिखा उसको, बाहर, यहाँ नहीं। और बाहर वो तो ऐसे ठाडा है वो लगवा दे। तू यही कुछ किसी को बुला के लाए ना, तू मुझे बुला लियो, अकेला ही बहुत है, दोस्त है तेरा? हाँ फिर ठीक है। ऐसे वैसे प्रेम प्यार से रहो, क्योंकि क्या पता कल को पाकिस्तान के साथ जंग हो जाए, हम पता लग रहा आपस में ही लड़ रहे हैं उनको भी तो देखना है। अब जैसे आईएएस के इंटरव्यू का ही तो सवाल है, बोले कि क्या आप कभी मर्डर कर सकते हो? बोला मर्डर तो मैं नहीं कर सकता। और बोला वो पाकिस्तान वाले घुस गए तो, मान लो अपने घर में घुस गए पाकिस्तान वाले, तो मर्डर मैं तो सबसे पहले मर्डर करूं तो सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो आपस में मत लड़ो, कल को क्या पता किन से ले लेना पड़ जाए यार। वैसे ही हालात खराब है धरती के। तो m1v1 प्लस m2v2, तो भाई साहब आप बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना? 0। तो ये आईएएस के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन लगते ऐसे है कि मैंने पूछ क्या लिया, और इनका कोई आंसर ऐसा होता है सिंपल सोबर सा। आईएएस में क्या पता ये पूछ ले कि आप फेयर हैंडसम लगा के आए हो, इसके कसम से हंस रहे हो यार कसम से आईएएस में ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। भाई आईएएस का एक सवाल हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है किसी इंसान का जन्म मई में हुआ हो और बर्थडे जून में आता हो? मई में नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, जन्म मई में हुआ और बर्थडे जून में आता हो। हाँ वो जगह का नाम हो सकता है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पर एक जगह है मई, वहां पर एक इंसान का जन्म हुआ और उसका बर्थडे मतलब वो पैदा जून में हुआ था इतना आसान थोड़ी है ये से, उसमें ज्यादा मुश्किल सवाल थोड़ी है, उसमें बस ऐसे तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे बस ट्रिकी तरीके से। भाई जैसे कुछ भी पूछ ले, ऐसे आप फेयर हैंडसम लगा के आए हो, इसमें ऐसा क्या होता है जिससे गोरा हो जाए? क्या पता पूछ ले यार ये भी यार मतलब ऐसा पूछ सकते हैं कि आपकी, जैसे अब मेरे से पूछ ले, मैं जा रहा हूँ, आपकी वाइफ 4 घंटे मेकअप करती है और ऐसा आप क्या करते हो 2 मिनट फेयर हैंडसम, उनसे गोरे हो जाते हो? क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं किसी भी तरह के, इसका भी कोई ना कोई जवाब होगा, तुम ढूंढ के आना भाई देखो तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल m1v1 प्लस m2v2, तो माइनस m1v1 m2v2, और v2 क्या आ गया प्यारे बच्चों यहां से? माइनस m1v1 अपॉन में m2। फाइनल मोमेंटम 0 कहां करा मैंने? इनिशियल और फाइनल बराबर कर दिया। देखो एक बार बोर्ड पर देखो, इसको समझ कम आया तो फिर से बताता हूं। देखो इनिशियली न्यूक्लियस फटा, बोलो न्यूक्लियस फटा, बॉम्ब फटा। मैं एक साथ कई सवाल कर रहा हूं या एक? कई सारे। बॉम्ब हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है, एटम बम हो सकता है, हाइड्रोजन। अरे बोल यार फिर से बोलो, एक साथ कई सवाल या एक? हाँ बहुत बढ़िया, कई सवाल एक साथ। अच्छा बताओ न्यूक्लियस है क्या है? आराम से बैठा है, आराम से, तो इनिशियल मोमेंटम 0, पड़े पड़े फट गया, पड़े पड़े बैठे बैठे बाहर से फोर्स लगा, इंटरनली कुछ ऐसा हुआ कि अपने, अरे बोल यार
तो अगर बाहर से फोर्स नहीं लगा तो फाइनल मोमेंटम, मान लो एक फ्रेगमेंट का मास m1 है, एक फ्रेगमेंट का मास m2 है, एक के पास स्पीड v1 है, एक के पास स्पीड v2 है। मैंने कहा वेक्टर में सोल्व करना है, तो फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के बराबर रख दो। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल बराबर, तो वहां से जब मैंने v2 फाइंड किया तो माइनस m1 v1 अपॉन क्या आया m2। तो एक बात बताओ, यहां से मुझे क्या समझ में आया, यहां से मुझे समझ में आया कि v2 v1 के क्या है, अपोजिट। अगर एक फ्रेगमेंट इधर गया तो दूसरा फ्रेगमेंट कहां गया, अगर एक टुकड़ा इधर गया तो दूसरा, अगर एक टुकड़ा ऊपर गया तो दूसरा नीचे, एक टुकड़ा नीचे गया तो दूसरा ऊपर, एक टुकड़ा दाएं गया मतलब बाएं गया, कहां गया, ये क्या है यार, बाएं मेरी तरफ में तो ये बाएं है, अरे बोलो, मतलब एक टुकड़े की कमर अगर राइट चाल रहा है तो दूसरे टुकड़े की कमर की चाल है लेफ्ट। वो कैसे पता लगा, नेगेटिव से। तो लिख लो, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट negative sign implies that velocity of two fragments velocity of two fragments are opposite to each other, velocity of two fragment are opposite to each other, velocity of two fragment are opposite to each other। दोनों फ्रेगमेंट्स की वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट। और एक बात बताओ, अगर मैं दोनों टुकड़ों का मास सेम मान लूं, दोनों टुकड़ों का मास क्या मान लूं, सेम, तो v2 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से ना बस फॉर्मूला लगा के दिखा दो, बस जस्ट फॉर्मूला लगा के दिखा दो। ये एक बॉम्ब है, इसका मास है m, ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, m/3 और 2m/3। ये फ्रेगमेंट इधर v स्पीड से जा रहा, तो बताओ इसके पास स्पीड कितनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। वेक्टर में करना, वेक्टर में चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो या फिर से सॉल्व कर लो। इनिशियल 0, 2m/3 v I कैप m/3 v डैश वेक्टर, इसके पास स्पीड कितनी है v, तो इसका मोमेंटम कैसे लिखोगे, 2m/3 v I कैप। और प्यारे बच्चों हमें नहीं पता इसके पास स्पीड कितनी है, वो हमें निकालना है, तो v डैश वेक्टर तो कितना आ जाएगा, -2m/3 v I कैप m/3 v डैश वेक्टर, ये गया, और v डैश वेक्टर क्या आ गया, अरे समझ आया? मैंने इसका मोमेंटम वेक्टर में लिख लिया। वेक्टर में कैसे लिखा, इसका मास इंटू ये स्पीड, और राइट डायरेक्शन में तो आई कैप। नहीं आया? तो इससे क्या समझ में आया, कोई बच्चा बताएगा इससे क्या समझ में आया? तो कितनी स्पीड से, मतलब अगर ये v स्पीड से गया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से गया, 2v। अरे नहीं आया? ईमानदारी से बोलो, समझ आ रहा है? -2v आई कैप, माइनस आई कैप बता रहा है डायरेक्शन उधर, और मैग्नीट्यूड कितना, डबल। नहीं पक्का? डबल स्पीड से उधर गया। इस तरह क्वेश्चन आसान नहीं है, मुश्किल? बोल देंगे m/4 3m/4, एक टुकड़ा उधर इतनी स्पीड से गया, दूसरा बताओ किधर कहां कितनी से जाएगा, कर लोगे? ट्रेंडिंग में है भाई, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। एक नंबर में तुम्हें स्कूल में ऐसा सवाल डेफिनेटली मिलना है, 1,00,000% याद रखना इस बात को। एक फ्रेगमेंट उधर गया, दूसरा फ्रेगमेंट कहां कितनी स्पीड से जाएगा, सवाल आना है पक्का। और कल इस पर मैं फिर 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ूंगा। कल, आज मैंने 2 में तोड़ा, कल 3 में तोड़ूंगा, और वेक्टर से ही चलेंगे। देखो बम है, बताओ बम का मास बोलो, 1 kg। चलो भाई सुनो, अब बोलना नहीं है, ध्यान से देखो बोर्ड पर। अब इस बॉम्ब के कितने टुकड़े हुए दोस्तों, 113, 113, मतलब 1:1:3।
1 किलो के 3 टुकड़े हुए। अब मान लो अगर मैं इसका मास x kg मान लूं, बोलो क्या मान लूं? तो इसका भी, इसका, अच्छा बताओ इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं x प्लस 3x तो कितना होगा? 1। अरे बोले फिर से बोलो। वह 1 kg, एक kg को कितने पार्ट्स में तोड़ा? 1:1:3, x:3x। अच्छा इन तीनों को जोड़ दें, बोलो इन तीनों को, x प्लस 3x है कितना? 1। बोलो कितना? 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 अरे बोल यार। तो x प्लस 3x 5x और x इज इक्वल टू 1/5, 1/5 kg। इतना काम हो गया। अब ये बताओ आगे स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? जब ये फटा तो फटने के बाद जो 3 पीस बने उनमें से 2 पीस कैसे चल रहे हैं? देखो 2 पीस कैसे चल रहे हैं? इक्वल पीस या अनइक्वल? तो बताना तीसरे पीस की स्पीड कितनी होगी? बोल यार। तो बोर्ड पर देखो, जो इक्वल पीस है 1/5, जो इक्वल पीस है, इक्वल पीस वो 30 की स्पीड से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और जो थोड़ा सा इनसे बड़ा है हमें क्या बताए कहां जा रहा है? इसकी स्पीड मान लेते हैं v'। तो बताओ क्या लिख सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, शुरू में बम फटा नहीं था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। अब जब बम फटा तो मेरे साथ बोलोगे सारे, बोलो जब बम तो कितने फ्रेगमेंट्स? कितने? एक उतर गया, एक कहां गया? तीसरे का हमें पता वही तो निकालना है। व्हाट आई एम समझाइंग? और गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो बताओ। अब इन तीनों फ्रेगमेंट का मोमेंटम लिखता हूं। इसको वेक्टर में कैसे लिखो बताओ? इसको 1/5 इंटू 30 आई कैप, सही है? मास इंटू स्पीड इंटू आई कैप। इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे दोस्तों? 1/5 इंटू 30 जे कैप। और जो बचा ये बड़े वाला, बताओ भाई 3x। अब x कितना? 1/5, तो इसका मास कितना होगा? 3/5। v डैश वेक्टर हमें क्या पता इसकी वेलोसिटी कितनी है? हमने v डैश वेक्टर मान लिया, तो 0। ये आ गया। सॉल्व करो, v डैश वेक्टर बताओ कितना आ गया? (3/5) v डैश वेक्टर -6 आई कैप -6 जे कैप। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 30। ये आ गया। कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था, जो थोड़ा भारी होता है ना उसके पास स्पीड कम होती है और हल्के के पास स्पीड क्या होती है? ज्यादा। कल देखोगे हल्के के पास स्पीड ज्यादा थी। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही, -10 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर (10√2). हाँ बिल्कुल लो। इसको ना बुरा मानने की जरूरत नहीं है बंक के बारे में, वो मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है तो बहुत सिंसियर है। सच में मुझे प्यार सा हो गया तुझसे, ऐसा हो जाता है मुझे प्यार जल्दी। हाँ अभी पहले वो मेरे प्यार तो रह गया, पहला प्यार मेरा है। मतलब इसने
रिएक्शन जो दिया ना मतलब उस पर क्लास छोड़ने का बहुत अच्छा दिया कि सर मैंने कभी ऐसे किया ही नहीं काम, तो मुझे दया आ गई यार। हालांकि यार तो सच्ची बता देख, एक दिन तो छुट्टी मारी यार सच्ची, एक दिन देख, एक और घर वालों को बता के गया था। एक दिन तो देखो आया तो था यहाँ सेक्टर में पर मेरी ट्यूशन में, एक दिन वो तो ठीक है नहीं, एक दिन तो ऐसा था कि मेरी ट्यूशन छोड़ के बाहर घूम रहा था, एक दिन सिर्फ, एक भी दिन नहीं। सही है यार, बता दे यार इतनी बड़ी मतलब कितने सारे बच्चे हैं, देखे पर पीछे देखे एक बार, सब तेरी तरफ देख रहे हैं यार। चल कोई नहीं, मुझे उस इंस्टाग्राम पे बताइयो। चलाता नहीं, बड़ा संस्कारी बच्चा है तू, मंदिर जाता होगा रोज है ना। मतलब हम इंस्टाग्राम चलाते तो हम बिगड़े हुए हैं, तेरा ऐसा मानना है? तू ही तो नहीं बनाता वो रील्स, छोरी गाम का सू शहरी कोनी। शहरी कोनी, ये इनको पता होता कि मतलब ये चीजें चलेंगी, क्योंकि आजकल धोखा बहुत ज्यादा चल रहा है ना। उतार लिया, उतारो यार जल्दी। हाँ मैं भी तुम्हें बातों में लगा देता हूँ। अरे जब से तबीयत खराब हुई है ना, बिल्कुल कसम से लाइफ खराब हो गई है बिल्कुल यार, हिम्मत से हार जाता हूँ घर पे बैठे बैठे। सही है, ऐसा जैसे सही चल रहा था कई कई दिनों से। गर्म सर्द ऐसी चीज़ है, इसमें अपने आप गर्म सर्दी ऐसे होता रहता है। अभी मौसम भी तो देखो कैसे बदल रहा है।